नमस्कार। नॉकिंग न्यूज को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। उसके महल में वहां की क्रांतिकारी भीड़ घुस गई है और शेख हसीना के बिस्तर पे लोग लोट लगा रहे हैं, पंखे उतार लिए गए हैं, हर तरफ एक क्रांतिकारी वातावरण है। और इसका नतीजा जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को मुक्त कराने वाले थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी पूजा होती थी और होनी चाहिए थी बांग्लादेश में, उनको भुगतना पड़ रहा है। उनकी मूर्तियां तोड़ दी गई, लोग उनके ऊपर चढ़ गए। ये पूरे के पूरे हालात सब जगह आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर आईटी सेल एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। मैं आपको बांग्लादेश के बारे में पूरी स्टोरी बताता हूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने नजरअंदाज कर दिया, बहुत ज्यादा व्यूज उसके नहीं आए थे। लेकिन ये जो हो रहा है इसका अंदाजा आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि आज जो स्टॉक मार्केट भारत में लुढ़क गया, बुरी तरह से हिल गया है, तूफान आया हुआ है, इसके बारे में भी मैंने 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि भारत मंदी की तरफ बढ़ रहा है और सोमवार आते ही कमाल हो गया। तो हो क्या रहा है कि वहां पर करीब सैकड़ों लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में 300 लोगों की जान जा चुकी है। 2 हाईवे पे प्रदर्शनकारियों का कब्जा है और लगातार ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। लेकिन अब हम आएंगे बांग्लादेश के हालात पे, आज के घटनाक्रम की परिस्थितियां कैसे बनी इस पे। अभी हाल में ही हसीना जी चुनाव जीती थी। 300 में से 225 सीटें आई थी, प्रचंड बहुमत से जीती थी वो। और जिसको इतना बड़ा बहुमत मिला, वो अक्सर लोग आंकड़ा देते हैं भारत में कि वो आखिर में चुनी गई सरकार है, उसकी बात क्यों नहीं मानेंगे आप, जनता की चुनी गई सरकार है। तो ये चुनी हुई नेता थी, वहां पे 225 सीटें लाई थी। और कैसे चुनी गई इसका भी एक कहानी है। वहां पर इन्होंने अपने जो विरोधी थे, विपक्षी थे, उनको ठिकाने लगा दिया था। जैसे अब राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी ना, एक अदालत से ही फैसला हुआ था, वैसे ही वहां पर बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी जो है, उसके 10,000 कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया अगर उन्होंने आंदोलन किया तो। उसके नेता जो हैं, अभी जो पूर्व प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, उनके बेटे, उनके ऊपर आरोप लगाया कि एक ग्रेनेड फेंका गया था प्रधानमंत्री की सभा में और उसमें उनका हाथ था। उनको उम्र कैद की सजा की अदालत ने सुना दी थी। तो वो बांग्लादेश छोड़ के लंदन में रह रहे हैं। अब आप देखिए रोचक परिस्थितियां। जिसको सजा सुनाई उम्र कैद की और भागकर लंदन गया है, अब उसी लंदन में खुद शेख हसीना जा रही हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को भी करप्शन का केस चलाया, उनको भी नजरबंद कर दिया गया। बहुत सारे करप्शन के केस हम अपने आसपास देख रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोग अंदर बंद हैं। सरकार से पूछेंगे, वहां पर भी सरकार यही कहेगी, हाँ भाई इन्होंने करप्शन किया था। आप कहेंगे अदालत, हाँ भाई अदालत ने उनको सजा सुनाई थी। लेकिन कुल मिला के हालात ये हैं। और उसके बाद जब ये 225 सीटें लाई थी तो इसलिए लाई थी कि जो विरोधी पार्टी थी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, नेशनलिस्ट पार्टी, उसने चुनाव का बहिष्कार किया था। चुनाव का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि तारिक रहमान का कहना था ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। तारिक रहमान कौन? खालिदा जिया के बेटे, जिनके खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जो लंदन में रह रहे हैं। उनकी पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद जब बांग्लादेश में हसीना जी ने चुनाव कराए, तो उस चुनाव एक हसीना और थी, मैं उनको बीच में नहीं लाऊंगा, वो कश्मीर में थी। दोनों हसीनाओं से हमारे यहाँ के कुछ लोगों के बड़े निकट संबंध रहे। तो वो जो हसीना जी थी, उसने उसके बावजूद चुनाव कराया, बहिष्कार के बावजूद, और चुनाव हुआ तो 40% कुल वोट पड़े। और वो 40% जो वोट पड़े उसके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने धांधली करके वो परसेंटेज ज्यादा दिखाया। जैसे अभी हाल में एक रिपोर्ट आई है, हमारे यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है उसने जब काउंटिंग की है तो उसमें ज्यादा वोट निकल आए। मतदान का आंकड़ा कहता है कम वोट थे। फॉर्म 17C में दिख रहे थे 10 वोट, तो वोटिंग मशीन से निकला है 12 वोट। और उनका ये भी कहना है कि एक रिपोर्ट ही देखी है मैंने कहीं पे कि एस्टीमेट के हिसाब से कि अगर ये गड़बड़ी ना होती तो बीजेपी जो है करीब 150 सीटों के अंदर सिमट जाती, ऐसा उनका कहना है।
80-90 सीटों की कुछ गड़बड़ी बता रहे हैं। खैर, तो वहां पर चुनाव आयोग ने 40% वोट बता दिए। इससे पहले का जब चुनाव हुआ था तो 80% वोट पड़े थे, यानी पूरा बांग्लादेश चुनाव में हिस्सा लेने को ही तैयार नहीं था, सिर्फ 40% लोग तैयार थे। अभी आप समझेंगे कि वो 40% भी क्यों तैयार थे, और वो 40% नहीं होते तो और मुसीबत हो जाती है। तो वो 40% क्यों थे और उन 40% के कारण ही ये सारा बवाल खड़ा हुआ है। दरअसल वहां पर लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पे, वो प्रदर्शन उन लोगों के खिलाफ कर रहे हैं जिन लोगों को शेख हसीना ने रिजर्वेशन दिया हुआ है। अब रिजर्वेशन की बात आती है, आंखें चमक जाती है बहुत सारे लोगों की, और उनको लगता है भाई रिजर्वेशन के खिलाफ देखा सरकार उखड़ गई, अब भारत में रिजर्वेशन खत्म कर दो। एक ऐड आता ना, जरा ठहरो, कैरी मिनाटी का एक डायलॉग लोग यूज करते हैं बहुत। वहां पर जो रिजर्वेशन था वो रिजर्वेशन यहां जैसा नहीं था। वहां जो रिजर्वेशन था उसमें 30% रिजर्वेशन, हर 10 में से 3 सीटें हसीना जी के पार्टी के लोगों को मिलती थी। कैसे? एक कानून इन्होंने बनाया कि भाई जिन लोगों ने आजाद कराया बांग्लादेश को, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनके लोगों की जानें गईं, जिन लोगों को फांसी चढ़ाया गया, जिन लोगों को जेल में डाला गया, ये देश आज हम बने हैं तो उन लोगों की मेहनत से ही बने हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि उन स्वतंत्रता सेनानियों और उन महान लोगों को सम्मान दें, और उन्होंने जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी उन लोगों को हम कम से कम नौकरियां तो दे ही सकते हैं। तो एक रिजर्वेशन बनाया गया कि उनके परिवार के सदस्यों को नौकरी देंगे। अभी बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं 20 बांग्लादेश को आज़ाद होके, तो ये रिजर्वेशन अभी चला आ रहा है। अब दिक्कत आती है वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब बेरोजगारी होगी किसी मुल्क में, समस्या बेरोजगारी की है, रिजर्वेशन की नहीं है। नौजवानों को जब काम नहीं मिलेगा तो वो, जब घर में आपके राशन नहीं होता या कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इस सामान्य साइकोलॉजी है, तो हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं तेरी वजह से हो रहा है सारा, वो कहते हैं तेरी वजह से हो रहा है। वो कहती है तुम ढंग से कमा नहीं सकते हो, वो कहते हैं कहाँ से कमा लूँ, तूने तो ये कर रखा है, वो कर रखा है, तेरे खर्चे कितने। ये सब मैंने ज़्यादातर जब भी दुख दर्द आते हैं यही सब देखने को मिलता है। तो वहाँ जब देश में किसी में बेरोजगारी का संकट होता है तो फिर आरक्षण की लड़ाई भी होती है। लोगों को लगता है यार वो 4 नौकरी थी और 2 तो इन्होंने उनको दे दी, हमें तो कुछ मिली नहीं। इस टाइप का झगड़ा शुरू होता है। तो बांग्लादेश में स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार के लोग थे उनको 30% रिजर्वेशन मिला हुआ था। तो जो रिजर्वेशन का विरोध हो रहा था वो पार्टी वालों को देने का हो रहा था। इसके अलावा भी वहां पे महिलाओं को 10% रिजर्वेशन मिलता है। बांग्लादेश में उसके कोई खिलाफ नहीं था, नोट कर लीजिए। पिछड़े जिले के लोगों को 10% रिजर्वेशन मिलता है। भाई कुछ इलाके पिछड़े रह गए हैं, जैसे हमारे यहाँ झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, तो उन लोगों को भी 10% वो रिजर्वेशन देते हैं कि ये भाई तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए हैं तो इनको संरक्षण देना है। हमारे यहाँ दलितों को देते हैं जाति के आधार पर और जनजातियों के लोगों को देते हैं। इसके अलावा एक और रिजर्वेशन था 5%, जो भारत में नहीं मिलता और जो दे देगा उसकी ये लोग जान खा लेंगे। वो रिजर्वेशन था धार्मिक अल्पसंख्यकों का रिजर्वेशन। बांग्लादेश में हिंदुओं को 5% रिजर्वेशन मिलता है नौकरी में, जी साहब, 1% विकलांगों को और इस पूरे इतने बड़े रिजर्वेशन विरोधी आंदोलन में हिंदुओं के रिजर्वेशन का किसी ने विरोध नहीं किया। तो रिजर्वेशन के खत्म करने को लेकर जो जोड़ रहे हैं, दोनों चीजों की लोग तुलना कर रहे हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग है। यहां रिजर्वेशन का आधार ऐतिहासिक उत्पीड़न है, जिसके आधार पर ये रिजर्वेशन 1932 में शुरू किया गया था। यहां का रिजर्वेशन का आधार वो नहीं है कि अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जैसे कांग्रेस पार्टी कहते कि भाई हमारे यहाँ पे भी स्वतंत्रता सेनानियों को हमने पेंशन दी है, और कोई भी कृतज्ञ समाज करता है। लेकिन झगड़ा किससे हुआ? रिजर्वेशन का लोग विरोध कर रहे थे। तो क्या हुआ, हाईकोर्ट जो है उसने रिजर्वेशन वहां बढ़ा दिया था। विरोध कैसे शुरू हुआ? दरअसल हुआ यह था कि हाईकोर्ट ने यह रिजर्वेशन वापस हो गया था, सरकार ने वापस ले लिया था पहले आंदोलन के बाद में। लेकिन क्या हुआ, हाईकोर्ट ने कहा नहीं साहब, उनका हक है, 56% रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। कुल मिला के 56% कोटा सभी को मिला के 56% रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ।
प्रदर्शन जब हिंसक हो गए तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस कर दिया। अब रोचक स्थिति देखिएगा, ये अल्पसंख्यक वगैरह वाला जो 7% रहने दिया, बाकी वापस कर दिया। अब यहां पर एक शहंशाह का अहंकार आड़े आता है, एक तानाशाह का अहंकार। डेमोक्रेटिकली चुनी गई थी लेकिन थी तानाशाह। इस मैडम ने क्या किया, सीधे उनको बुरा भला करना शुरू कर दिया और यह कहा कि जिन लोगों ने देश की आजादी में कुर्बानी दी है उनको नहीं मिलेगा तो क्या रजाकारों को रिजर्वेशन मिलेगा। अब रजाकार का मतलब क्या है? रजाकार मतलब गद्दार। गद्दार कैसे? जब बांग्लादेश की मुक्ति का संघर्ष चल रहा था, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो कुछ लोग पाकिस्तान से मिले हुए थे। जैसे हमारे यहां बताते हैं कुछ लोग अंग्रेजों के एजेंट थे, पेंशन वेंशन लेते थे उनसे, उसी तरह से कुछ लोग पाकिस्तान से पेंशन लेते थे और बांग्लादेश में स्वतंत्रता संग्राम का विरोध करते थे। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको बताया जा रहा है कि बिहारी मुसलमान जो है वहां के, वो कहते थे कि नहीं साहब, बांग्ला नहीं, उर्दू भाषा लागू करो क्योंकि वो पाकिस्तान की भाषा है। तो वो जो लोग थे, उन लोगों को, और भी बहुत सारे कारण थे, उन लोगों को रजाकार कहा गया क्योंकि वो रजा रखते थे पाकिस्तान के साथ में, वो बांग्लादेश की आजादी के फेवर में नहीं थे। तो इन्होंने, मैडम ने जो बयान दिया, इस बयान में कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, मुक्ति वाहिनी के लोगों को नहीं मिलेगा, तो क्या रजाकारों को मिलेगा, यानी गद्दारों को मिलेगा। और रजाकार गद्दार सुनते ही रजाकारों के अंदर का खून खौल गया और यह आंदोलन उग्र हो गया। इस आंदोलन में अमी रजाकार करके एक नारा जुड़ गया, मैं भी चौकीदार, जैसा हमारे यहां हुआ था उस तरह से। और उसके कारण ये लगातार वहां पे स्ट्रगल बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और ये मैडम उसको कुचलती गई। गूगल बंद, यूट्यूब बंद, फेसबुक बंद, ट्विटर बंद, इंटरनेट बंद, फुल दादागिरी, गोली चलवा दो, बुलडोजर चलवा दो। इनको लगता था कि भाई क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम इनको कुचल देंगे और कुचलने के बाद में चुनाव जीतना तो हमको आता ही है, हम कुछ भी उल्टा सीधा करें, चुनाव हमको जीतना है। आप बताइए, 225 सीटें जीत के लाइए 300 में से, अभी साल भर पूरा नहीं हुआ है और मैडम जी जो है वो उखाड़ दी गई हैं। अगर इतना जन समर्थन मिला हुआ था तो आज भागना क्यों पड़ा अपना देश छोड़कर। तो ये एक ऐसी कहानी है जो कहानी आपको कई चीजें याद दिलाती है, जैसे कि किसी भी राजा को या शासक को अहंकारी नहीं होना चाहिए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कभी कुचलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर सोचिए बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं तो इनको पता लगता रहता कि जनता कहां नाराज है, कहां नहीं है। अभी पिछले दिनों में किसी का कोट पढ़ रहा था कि जब कोई राजा शासन में बहुत समय तक बैठ लेता है तो उसके बाद में वो जनता से कट जाता है। तो ये जनता से कट चुकी थी, जनता को कुछ मानती नहीं थी और जनता के दुख दर्द का इनको पता ही नहीं रहता था। तो वो जो सीन है इनका, वो हुआ। तीसरा ये हुआ कि रिजर्वेशन के मामले पर अपनी पार्टी के लोगों को, क्योंकि उनको कुछ लोग तो चाहिए थे जो उनके साथ हैं, तो जैसे यूजीसी में भी वही आदमी लगा दो, अपने एनसीईआरटी में भी अपने आदमी बिठा दो, हर जगह लगा दो, अफसरों में भी लगा दो। जो उसका चीफ बनता है वो एनटीए का, जो हमारे यहाँ भी जो एक कांड हुआ था मेडिकल नीट वाला, उस चीफ को भी एक खास संस्था के दस्तखत से आया और चुन लिया गया। यूपीएससी में भी गया था उससे पहले वो। तो ये भी तो एक तरह का रिजर्वेशन है अघोषित वाला, कि भाई चिट्ठी लिख के, और सवर्णों के कोटे में सारा रिजर्वेशन तो ऐसे लोग खा जा रहे हैं कि कहीं से चिट्ठी लिख के आए, कहीं से फोन आया, कहीं पे लेटरल एंट्री हो गई कि जी बड़े आदमी की बेटी है, ये ऐसे आईएएस बन गई, वैसे बन गई। और वो होने के बाद वो लोग तो सारी सीटों पर कब्जा कर ले रहे हैं। तो उसने भी ये सोचा कि मैं 30% रिजर्वेशन अगर देती हूं अपने लोगों को, तो ये रिजर्वेशन होने के बाद में हर जगह सरकारी नौकरियों में सब जगह मेरे लोग होंगे, और मेरे लोगों के तो कोई मुझे कैसे उखाड़ लेगा। और ये सीन आप लगातार ये आप जब बांग्लादेश की कहानी सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में एक और देश की कहानी भी आ रही है। तो ये करके उन्होंने और बड़ी गलती की, इसकी बजाय जनता की कद्र करती। तीसरी गलती सबसे बड़ी की कि विपक्ष को खत्म कर दिया।
तो विपक्ष को खत्म कर दिया, तो जहां एक पॉइंट होता है जिस जगह से आप अपने डिसेंट को, विरोधियों को, दूसरे लोगों को समझा बुझा सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो, वो खत्म कर दिया आपने। क्योंकि आपने 10,000 के करीब लोग जेल डाल दिए। उसकी जो संस्थापक थी, पूर्व प्रधानमंत्री थी, उसको आपने उठा के नजरबंद कर दिया। उसका बेटा जो पार्टी का चीफ है, उसको आपने लंदन भागने को मजबूर कर दिया। तो कुल मिला के आपने हर तरफ से जो कर रखा था, और इतना सभ्य समाज जो आज इतना बड़ा विरोध होने के बावजूद धार्मिक अल्पसंख्यक जो उस देश में है, उनके रिजर्वेशन को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, महिलाओं के, विकलांगों के रिजर्वेशन को नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, वो समाज जब आपको उखाड़ने पे आ जाए तो आप कल्पना कर सकते हैं। ये जो पूरा आंदोलन है, ये हम सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है, और खास तौर पर उन तानाशाहों के लिए संदेश है जो समझते हैं कि वो महंगे महंगे विमान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़ा एक कैडर वर्ग, बहुत बड़ा संगठन और ट्रोल गैंग, और मेरे पास आईटी सेल, इस तरह की चीजें रख के ये गलतफहमी में रहते हैं कि वो सुरक्षित हैं, मैं कुछ भी करूंगा, चुनाव तो हैंडल करना आता ही है मुझे। तो आप ये बिल्कुल तस्वीर साफ देख रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए सावधान होने का समय है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब खाली ना करें, शेयर और लाइक भी साथ में करें।